दिन पर दिन दुनिया को हैरानी में डाल रहा है इसरो की कड़ी मेहनत को देख दुनिया वालों ने चबाए नाखून। अपने दूसरे सफल टेस्ट से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साबित कर दिया इरादा। जी हाँ दोस्तों, वो दिन अब दूर नहीं जब पूरी दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साइंटिस्ट ने ऐसा क्या खा लिया कि सारे टेस्ट, सारी प्लानिंग हमसे तेज और परफेक्ट हो रही है। आखिर इसरो ने इन दिनों ऐसा क्या कमाल कर दिया कि हम ऐसी बातें करने लगे। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि आप भी कहेंगे स्पेस साइंटिस्ट हो तो इंडिया जैसा हो। दरअसल इसरो की टीम ने क्रैक किया है एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम, जिसका दूसरा टेस्ट भी इसरो ने 22 जुलाई 2024 को सुबह 7 बजे श्रीहरिकोटा में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये चीज क्या है और इससे इसरो के फ्यूचर पर ऐसा कौन सा बूम आएगा कि दुनिया भर के लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम एटमॉस्फेरिक हवा को यूज करके ले जाए जा रहे ऑक्सीडाइजर के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म कर देता है और ऐसे ही पेलोड यानी वो चीज जिसे स्पेस व्हीकल या लॉन्च व्हीकल में ले जाया जा रहा है उसके हिस्से को काफी घटा देता है। यानी ज्यादा लोड की जरूरत नहीं, मतलब शटल हल्का भी होगा, उसे ले जाने में खर्चा भी कम आएगा। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी कम लागत वाली स्पेस व्हीकल के लिए सबसे बेस्ट है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में खुद को पहले ही दुनिया वालों के सामने खुद को प्रूफ कर चुका है कि वो कम लागत में भी दुनिया के बाकी स्पेस स्टेशन की छुट्टी कर सकता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसरो का चंद्रयान मिशन। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या कम लागत के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि इसरो के साइंटिस्ट कोई अहम चीज भूल रहे। दोस्तों, इसका जवाब जानने से पहले जरूरी हम सब के लिए ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जरूरत इतनी क्यों बढ़ी। दरअसल आज जिस सैटेलाइट को ऑर्बिट में शुरू किया जाता है उस मल्टी स्टेज सैटेलाइट लॉन्च को केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है और तो और ये स्पेस लॉन्च अपने साथ ईंधन और ऑक्सीडाइजर को लेकर जाते हैं जो उनके स्पेस व्हीकल में थ्रस्ट पैदा करता है। अब इसी एक बार के लिए डिजाइन किए गए स्पेस लॉन्च या व्हीकल में काफी खर्च होता है। बस इतना ही नहीं, इस स्पेस व्हीकल की दक्षता यानी एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है। दोस्तों, आप खुद सोचिए जरा, लिफ्ट ऑफ के समय जितना उनका भार होता है उसमें से जब वो ऑर्बिट तक पहुंचता है तो कुल भार का केवल 2 से 4% हिस्सा ही आगे जा पहुंच पाता है। इसलिए दोस्तों, न केवल इसरो बल्कि पूरी दुनिया ही अलग अलग तरीके खोजती है कि वो ऐसे सैटेलाइट स्पेस शटल कैसे बनाए जिसके भार, उनके खर्चे और वन टाइम यूज को सुधारा जा सके। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इसरो ने इस कॉन्सेप्ट को ट्राई सबसे पहले कब किया। इसरो के साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट सोचा तो कैसे अमल में लाने के लिए प्लान किया। तो दोस्तों, आइए आगे जानते हैं ये गजब कहानी। दरअसल इसरो में एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन प्रोजेक्ट 28 अगस्त 2016 को शुरू किया गया। इसकी शुरुआत स्क्रैमजेट के सफल लॉन्च से हुआ। इस दिन इसरो के साइंटिस्ट इतने खुश थे कि पूछिए मत। उसी दिन से लगातार इसरो के साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। हर साल कुछ ना कुछ नया टेस्ट कर रहे थे। 22 जुलाई 2024 आते आते इसरो ने RH-560 साउंडिंग रॉकेट को टेस्ट किया, जिसका अंजाम दोस्तों इसरो के साइंटिस्ट को खुश कर देने वाला था। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि RH-560 साउंडिंग रॉकेट क्या है और इस बार इसरो ने इसके जरिए क्या कुछ खोज निकाला। तो चलिए आपको बताते हैं RH-560 साउंडिंग रॉकेट के बारे में। इस रॉकेट को लॉन्च करने के पीछे कारण था प्रोपल्शन प्रोजेक्ट को टेस्ट करना। RH-560 साउंडिंग रॉकेट के दोनों ओर प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। RH-560 साउंडिंग रॉकेट ने न केवल एक अच्छी उड़ान भरी बल्कि एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम के साथ ये उड़ान भरी जिसकी हमने चर्चा शुरुआत में कि इसका मतलब जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साइंटिस्ट चाहते थे वो टेस्ट भी पूरा हुआ। इसरो के साइंटिस्ट ने RH-560 साउंडिंग रॉकेट के परफॉर्मेंस को देखने के लिए लगभग 110 पैरामीटर पर निगरानी की। जी हाँ, हर पैरामीटर पर निगरानी करनी इसलिए भी जरूरी है कि इस उड़ान से आया जो डाटा है वो एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम को मजबूत तरीके से डेवलप करने का रास्ता दिखेगा। साथ ही साथ आगे इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है उसे भी क्लियर करेगा। इस मिशन से पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, फ्यूलिड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर
और इसरो के साथ अलग अलग इसरो सेंटर्स और CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं बेंगलुरु में कई जमीनी टेस्ट किए गए थे। अब आइए बात करते हैं दुनिया भर के स्पेस सेंटर की। आखिर उन्होंने इस पर कब से काम किया और उन्हें रिजल्ट क्या मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा ने 2023 में इस नए रॉकेट इंजन को तैयार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 9 जून 2023 को नासा के इंजीनियरों ने एक नया रॉकेट इंजन तैयार किया जो ऑन बोर्ड ऑक्सीडाइजर की जरूरत को खत्म करता है। इसके बजाय यह नया एयर ब्रीदिंग रॉकेट इंजन ऑर्बिट में स्पीड करते समय ईंधन को जलाने के लिए हवा से ऑक्सीजन निकालेगा। अगर इसके काम और खर्चे की बात की जाए तो ये एक ऐसा इंजन है जो जोर देने के लिए हवा को अंदर खींचता है। हालांकि जेट इंजन दशकों से इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्के वजन वाले स्पेस व्हीकल को चलाने के लिए सुपरसोनिक जेट इंजन के लिए एटमॉस्फेयर से हवा का उपयोग करने से आखिरकार स्पेस व्हीकल को ऑर्बिट में डालने की लागत कम हो जाएगी। वही सोच जो इसरो अपने हर प्रोजेक्ट के साथ सोचता है दोस्तों। ऐसा काम किया जाए जिसका रिजल्ट भी धमाकेदार हो और उसकी लगात में ऐसा चौंकाने वाला हिसाब हो कि दुनिया वाले भी इसको फॉलो करते नजर आए। वही हुआ नासा की बात करें तो मौजूदा वक्त में किसी भी आइटम को ऑर्बिट में भेजने के लिए लगभग $10,000 प्रति पाउंड यानी $22,000 किलोग्राम का खर्च आता है। उन कीमतों पर 68 किलो के आदमी को अंतरिक्ष में भेजने के लिए $1,04,096 का खर्च आएगा। अब तो नासा ने भी प्लान कर लिया है कि अब काम करना है तो इसरो की तरह करेंगे, जिससे खर्च भी कम हो, साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में नई खोज भी लगाई जा सके। नासा का ये टारगेट अगले 25 सालों के अंदर पूरा करने का है, जिसको लेकर वो अभी भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, दुनिया का जाने माने स्पेस सेंटर नासा का ये हाल है। उसके खर्चे इतने बड़े हैं कि अब वो इंडिया को देखकर अपनी सोच बदल रहा है। लेकिन वहीं इसरो ने बैक टू बैक टेस्ट करके एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम को अपनाने की तैयारी में है।